हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। और आज हम सब अपने पुराने लेसन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये उसका थर्ड लेक्चर है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। और आज हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में। ठीक है, जो मिनरल्स हैं जो हम कलेक्ट करते हैं, है ना, अपने अर्थ के क्रस्ट में से, तो उस पर जो बेस्ड इंडस्ट्री है वो किस तरीके से काम करती है, उनकी जो लोकेशन फैक्टर्स हैं वो क्या होने चाहिए, किस बेसिस पर होने चाहिए, ठीक है, लेबर किस तरह की होनी चाहिए, एरिया एंड ऑल, ये सभी चीजें जो हमने एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में पढ़ी थी वैसे ही हम इस वाली में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। दिस इज मी भारती नीमकर, और आप सभी सोशल स्टडीज यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और आप सभी बच्चे हमें सत्य शिक्षा अभियान 9th-10th के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ठीक है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं। इंडस्ट्रीज, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज जो कि यूज करती है मिनरल और मेटल को एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ये तो मेटल है और ये मिनरल है। ठीक है, तो दिस इज मेटल और दिस इज मिनरल। इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करके जो एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज इस कैटेगरी में आती हैं। कुछ नाम बता सकते हैं हम सभी? देखते हैं। तो सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, और सबके दिमाग में मेरे ख्याल से यही सबसे पहला जवाब आया होगा कि आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो कि एक हैवी इंडस्ट्री में काउंट होती है। ठीक है, देखिए, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस द ऑल अदर इंडस्ट्रीज, है ना। इससे इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है जिसे सबसे पहले स्थापित किया गया, सबसे पहले स्टेब्लिश किया गया। क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री नहीं होगी तो मशीनरीज कैसे बनेगी, छोटी से छोटी एक सुई से लेके एक हवाई जहाज, कार, शिप्स एंड ऑल, जितनी भी मशीनें हम लोग यूज कर रहे हैं ये हेवी इंडस्ट्रीज के थ्रू ही तो बनती है। तो हैवी, मीडियम और लाइट इंडस्ट्री सभी मशीनरी पर डिपेंडेंट है। अब वो मशीनरी कहाँ बनेगी? वो मशीनरी बनेगी आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, है ना। स्टील जो है वो जरूरत है ना, उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, अ वेराइटी a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipment and a variety of consumer goods। तो स्टील किसका बाय प्रोडक्ट है? स्टील बाय प्रोडक्ट है आयरन और स्टील इंडस्ट्री का, मतलब वहीं से हम लोग स्टील बनाते हैं। स्टील एक ऐसी चीज है जो शायद वेट में भी लाइट होती है ना, और ड्यूरेबिलिटी उसकी काफी ज्यादा होती है। उसे बहुत समय तक यूज किया जा सकता है, बहुत समय तक उसे चलाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए, है ना, कंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो हम लोग बनाते हैं, सरिये वगैरह चाहिए होते हैं। डिफेंस के लिए जो गन्स होती हैं बहुत हैवी होती हैं। गोलियां जिसमें बुलेट्स डलती हैं वो भी मेटल की होती हैं, है ना। मेडिकल इक्विपमेंट, ये जो कैंची वगैरह होती है, सिजर्स एंड ऑल, ये सभी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? हमें स्टील से मिलती है। अब प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ द कंट्रीज डेवलपमेंट। अब अगर स्टील नहीं होगा या आयरन नहीं होगा तो कंट्री की डेवलपमेंट होना, है ना, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इसको कंसिडर किया जाता है एज कंट्रीज डेवलपमेंट। अगर स्टील नहीं होगा तो कंट्री की डेवलपमेंट, कंट्री का विकास होना थोड़ा मुश्किल है। तो आयरन और जो स्टील है वो एक हेवी इंडस्ट्री में काउंट होता है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं इस बारे में, और ये हमें पहले ही बताया। क्यों? क्योंकि जितना भी, बिकॉज ऑल दी रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश गुड्स, जितने भी जो देखो रॉ मटेरियल, वो यहाँ पर एक वो क्रेन खड़ी हुई है ना, जो डिगर है फिनिश गुड्स, ये सारा क्या होता है? हैवी और बल्की होता है ना। और इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो भी बहुत ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि इतने हैवी सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आयरन और कोकिंग कोल, लाइमस्टोन, है ना, ये जब हम बनाते हैं तो हमें ये सारी चीजें चाहिए होती हैं इस रेशो में, 4:2:1। यानी आयरन और फोर्थ 4 पार्ट्स होने चाहिए, कोकिंग कोल 2 पार्ट्स होने चाहिए, लाइमस्टोन 1 पार्ट होना चाहिए। जब हम क्या करते हैं, आयरन और कोकिंग कोल, और ये कोकिंग कोल एंड कोकिंग कोल, ये दो कैसे हो गए?
यहाँ पर आना चाहिए लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन है। इसको हम जरा यहाँ पर, कहाँ गया, इधर करेक्ट कर लेते हैं, दिस इज लाइमस्टोन। ठीक है, ये कोकिंग कोल नहीं है। जब ये सब साथ में होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सम क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज, है ना, ये रिक्वायर्ड होती है जब हम स्टील बनाते हैं। यानी कि जितनी भी चीजें हमने देखी, इन सभी से क्या बनता है, स्टील बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्वांटिटी मैग्नीज की चाहिए होती है ताकि वो स्टील को हार्ड कर सके, वो बहुत जल्दी मेल्ट नहीं हो, बहुत जल्दी शेप ना चेंज कर ले, है ना। जब गर्मी पड़ जाती है तो क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है, फिर क्या बनता है, उससे स्टील बनता है। तो देखो, ये सारी चार चीजें चाहिए होती हैं जिससे हम लोग स्टील बनाते हैं। वापस से रिवाइज करते हैं, आयरन ओर, लाइमस्टोन, कुकिंग कोल एंड मैग्नीज, जिससे क्या बनता है, स्टील बनता है। आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि, याद करिए, मतलब या सोचिए, जो फिनिश गुड्स प्रोडक्ट होते हैं ऑल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट एंड कंज्यूमर। ऑब्वियसली, है ना, ट्रांसपोर्ट चाहिए हमें। अब देखो, इतनी महंगी महंगी, देखो कार का वो है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्री है। यहाँ पर कार देखो कितने मन से, कितनी मेहनत से और कितने डिजाइन के साथ बनाई जाती है। लेकिन अगर इनकी ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो सारी डिफेक्टेड हो जाती है, शोरूम्स वाले इनको लेते नहीं है। फिर अगर इनकी मान लीजिए कोई कार 50 lakhs की है, तो वो इनको 30 या 20 lakhs में ही बेचनी पड़ेगी, ड्यू टू क्या, डिफेक्ट। तो डिफेक्ट अगर आ गया तो वो बहुत नुकसान है। तो इसलिए कई बार जो महंगी लग्जरी कार्स होती है उनको बाय एयर उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या फिर बाय रेल। ठीक है, ट्रक्स में इनको नहीं भेजा जाता। तो अगर ये इनमें जरा सा भी डेंट आया तो पैसे पता नहीं कितने लाख का हो जाते हैं। ये स्टील है। अब 2011 में, 2010 से 11 में जो स्टील का प्रोडक्शन था हमारे भारत में, वो 72.2 मिलियन था। बहुत ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो हमारा देश है वो स्टील प्रोडक्शन में 4th नंबर पे आता है, ठीक है। लेकिन 2010 और 11 में जो पर कैपिटा कंजम्पशन था, पर कैपिटा मतलब क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है, जो एक व्यक्ति है वो कितना स्टील कंज्यूम करता है। यानी कि जैसे हम बर्तन वगैरह खरीद रहे हैं, या हमने कुछ मशीन खरीदी है, कोई भी ऐसी चीज, ठीक है। तो यानी कि जो एक व्यक्ति है, 49 kg पर एनम हम लोग यूज करते हैं। और जो वर्ल्ड की एवरेज जो है 182 kg, यानी कि वर्ल्ड 182 kg पर एनम यूज करता है, और हम लोग इंडियन लोग 49 पर केजी पर पर्सन पर एनम हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, और हम लोग जो है इंडिया, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन, यानी कि जो हम आयरन को स्पॉन्ज फॉर्म में भी बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मैन्युफैक्चरिंग स्टील की। जो स्टील है वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर होती है। बड़ा ही अच्छा सा प्रोसेस है, इसका बहुत ध्यान से सुनो, थोड़ी सी साइंस इसमें इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा आपको शायद अच्छा समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, हमने प्लांट से, यानी कि जो माइन वाला एरिया है वहां से हमने रॉ मटेरियल उठाया, उसको भेजा मैन्युफैक्चरिंग स्टील फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में। उसके बाद हमने क्या किया, आयरन को मेल्ट किया, हमने एक फर्नेस लगाया। कहाँ है फर्नेस, ये फर्नेस है हमारा। हमने फर्नेस में यहाँ पर एक लेवल तक, मतलब यहाँ पर हमने 6000 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर हीट क्रिएट कर ली है। तो यहाँ पर हमने आयरन को डाला है, लाइमस्टोन डाला है, कोक डाला है, आयरन ओर्स डाले हैं, और वो यहाँ पर वो मेल्ट हो रहा है। जो गैस यहाँ से प्रोड्यूस होती है वो यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, जो आयरन है उसको हम यहाँ साइड पर ले लेते हैं, जो मेल्ट हो जाता है। और जो स्लैग होता है, जो ओर्स निकलते हैं, जो मतलब एक गाढ़ा सा, मतलब एक बड़ा थिक सा प्रोडक्ट निकलता है, उसको स्लैग कहते हैं, उसको दूसरी जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, मटेरियल इसमें ऐड किए जाते हैं, स्लैग को निकाल लिया जाता है। कोक इज बर्न टू हीट दी ओर। ठीक है, ये हमने कर लिया। सभी को इतना समझ आया कि पहले हमने रॉ मटेरियल्स उठाए, उसको फर्नेस में डाल दिया। उसके बाद हमने एक पिग आयरन क्रिएट किया, यानी कि जो फॉर्म आप देख रहे हो, मैं वापस से जरा इसको, जो भी लिखा है स्क्रीन पे, इसको मैं हटा देती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये इसको, ये जो आयरन नेल्स बने हुए हैं ना, आयरन की छोटे छोटे पार्ट्स बने, कितने क्यूट लग रहे हैं। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज है खाने की, से उठा के खा लो, लाइक चॉकलेट, चॉकलेट चिप्स होते हैं ना, वैसा लग रहा है। तो हमने क्या किया, इसको ना मोल्ड में डाल दिया, और इसको पिग, हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, पिग कहते हैं, मोल्ड फॉर्म में इसको डाल दिया। अब इसके बाद अगर आपको दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा शायद साइड हो जाती हूँ, माइट बी यू विल बी एबल टू सी। तो यहाँ पर जो पिग आयरन है, फर्दर इसको प्योरिफाइड किया जाता है बाय मेल्टिंग दी ऑक्सीडाइजिंग
इम्प्योरिटीज निकाल दी जाती हैं, मैंगनीज, निकल और क्रोमियम इसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस है ये। सभी को दिखाई दे रहा होपफुली। मैं क्योंकि ये जो स्लाइड है बच्चों, इसको इसी फॉर्म में बनाया जाएगा, अदरवाइज ना ये प्रोसेस आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं इधर उधर हो जाऊंगी तो आप एबल रहोगे इसे देखने में और समझने में। फिर हमने क्या किया, मेटल को शेप करना स्टार्ट किया। देखो उसने रोलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, रोलिंग की, प्रेसिंग की, कास्टिंग की और फॉर्जिंग की, यानी उसको फोल्ड कर दिया। फिर हमारा एक स्टील का वो बंडल बन गया। समझ आया प्रोसेस सभी को? ठीक है, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इजी था, ये प्रोसेस याद रखना। अब मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिसको हम पीएसयू कहते हैं, यानी कि जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो उसमें मेजर शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होता है और रिमेनिंग शेयर प्राइवेट कंपनीज का होता है। तो मार्केट द स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि सेल, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, इसी के थ्रू जो है स्टील एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इन 1950s में जो चाइना और इंडिया थे वो ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी का जो स्टील प्रोड्यूस करते थे, लेकिन 2004 में इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना स्टील का, जो कि 2.25% था ग्लोबल स्टील रेट का। यानी कि हम पूरे विश्व में 2.25% स्टील को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले तो हमने 100 करोड़ की जनता की डिमांड पूरी की। डिमांड पूरी होने के बाद हमने बाहर की भी डिमांड पूरी की, जो कि बहुत ज्यादा थी। ठीक है, अब ये देखिए, मैप देखिए यहाँ पर अब चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का। देखो ये जो येलो वाला पोर्शन है दिस इज फॉर इंडिया, और जो ये वाला पोर्शन है दिस इज फॉर चाइना। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये येलो इज फॉर इंडिया। तो देखो इंडिया से तो पता नहीं कितने गुना ज्यादा स्टील प्रोड्यूस होता है। 2011 का देखो, 10 का देखो, कंटिन्यू बढ़े ही जा रहा है, और हमारा स्टेगनेट है, थोड़ा बहुत ही बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है ना। आगे चलते हैं। तो चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील। ऑब्वियसली वो लार्जेस्ट कंज्यूमर होगा क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ही वर्ल्ड लार्जेस्ट है, तो वो सबसे ज्यादा कंज्यूम भी करेगा। ठीक है, अब ये देखो हमारा इंडिया है। अब हमारे इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जो सबसे बढ़िया मिनरल्स वहां पर मिलते हैं, वो है छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, तो छोटा नागपुर प्लेटू की जगह कौन सी है? पेन कहाँ चल रहा है हमारा? ये है, ये छोटा नागपुर एरिया पड़ता है हमारा। ठीक है, बहुत ही मिनरल्स यहाँ पर मिलते हैं, और इसको हार्बर कहा जाता है। ठीक है, खैर तो यहाँ पर जो है हैज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, है ना। यहाँ पर भिलाई, भिलाई में कौन सी है? कॉटिस्को कंपनी है, जो जमशेदजी टाटा, दिस इज द एरिया बिहार, है ना। लार्जली इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज जो रीजन के हैं, हैज फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको ये दूसरे लेसन में शेयर किया है कि यहाँ पर सुवर्ण रेखा फ्लो करती है, ठीक है, रिवर, और वहां से पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो और जो दूसरी है वो रिवर कौन सी थी, सिरोक समथिंग थी, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि नाम क्या था उसका, ठीक है, दूसरी रिवर का। तो ये यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर उसको पूरा करती है, जिसमें क्या इंक्लूड था, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, कि हमें आयरन ओर पास से ही मिल रहा है तो हमें बहुत महंगा नहीं पड़ रहा। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो पास में ही पड़ता है। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? नियर, प्रॉक्सिमिटी इज नियर, नियरनेस यानी कि पास में ही पड़ता है, ठीक है, रेंज में ही रहता है, हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत पैसे हमारे वेस्ट नहीं होते। चीप लेबर मिल जाती है झारखंड से, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा से, है ना, मध्य प्रदेश से। यहाँ पे लेबर बहुत सस्ती है। सस्ती क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी तो लेबर महंगी होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो लेबर सस्ती होगी। क्योंकि भाई तू नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगा, पॉपुलेशन बहुत है ना, लोग बहुत है काम करने के लिए। वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन दी होम मार्केट, हमारी मार्केट खुद की इंडिया की इतनी बड़ी है कि अगर कोई सामान बाहर नहीं बिक रहा तो हम घर से ही पैसे कमा लेंगे, इतना ज्यादा मतलब प्रोडक्शन भी है और कंजम्पशन भी है। अब दो इंडिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन दी वर्ल्ड अभी तक, पर वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, हम अपनी फुल पोटेंशियल नहीं दे पा रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना कि अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ओके, 100% नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग ऑयल, ये कोकिंग कोल हमें नहीं मिल पाता। ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और ये मिलता बहुत कम है। ये नहीं मिलेगा तो स्टील कैसे बनेगा? लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर ज्यादा काम नहीं कर पाती इतनी हीट में। ठीक है, इतनी हीट में अगर आप काम करवाओगे तो वो पर्सन एग्जॉस्ट हो जाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है।
इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, लाइट प्रॉपर नहीं आती है। अगर कनेक्टिविटी सही रहे कि भाई इस इंडस्ट्री में तो अच्छे से लाइट जानी चाहिए, पावर पूरी होनी चाहिए, तो हमारा काम अच्छा चलता रहे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है हमारे पास, है ना, इसलिए प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं हो पाता है। अब हम इंपोर्ट भी करते हैं कुछ क्वालिटी स्टील दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। जो ओवरऑल प्रोडक्शन है स्टील का वो सफिशिएंट है, जो हम लोग करते हैं ना प्रोडक्शन, वो हम लोगों की डिमांड को पूरा करने के लिए बिल्कुल ठीक है, पर हम बाहर नहीं भेज पा रहे हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन जब हुआ एंड जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो प्राइवेट प्लेयर्स, यानी कि जो सरकार के बाहर काम करते हैं, जैसे मैं टाटा बिरला अडानी अंबानी इन सब की बात करूं, तो ये प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो लिबरलाइजेशन के बाद जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई, तो उससे हमारे बिजनेस को बूस्ट मिला। जब आपके पास फंडिंग होगी, जब आपको कोई पैसे देगा, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि नहीं आएगी? आप चीजें खरीद सकते हो, आप लेबर रख सकते हो, आप पावर के लिए भी अरेंजमेंट कर सकते हो, है ना। आप फिर महंगी चीज भी शायद खरीद सकते हो, ठीक है। तो देर इज अ नीड टू अलोकेट रिसोर्सेज, है ना, और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए हमें R&D चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हमें कोई चीज अच्छी बनानी है तो हमें रिसर्च करनी पड़ती है, डेवलपमेंट करनी पड़ती है, ताकि हम बहुत अच्छे अमाउंट में, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी अच्छा सामान मतलब बना सके। अब जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है, जब हम एल्यूमिनियम को स्मेल्ट करते हैं, दिस सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन द इंडिया, यानी कि एल्यूमिनियम को भी बनाने का जो प्रोसेस है वो इंडिया में बहुत अच्छा है, सेकंड नंबर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट होती है वेट में, एल्यूमिनियम बहुत लाइट होता है, जिससे प्लेन बनता है। आपको पता होगा प्लेन एल्यूमीनियम से बनता है, कुछ ही पार्ट्स हैं जो उसके आयरन वगैरह से बनते हैं। कोरोजन यानी कि उसमें जंग नहीं लगता, है ना। गुड कंडक्टर है हीट का, मैलिएबल है, उसको मतलब पीट सकते हैं, दूसरी शेप दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बन जाता है अगर उसे दूसरी मेटल के साथ मिला दिया जाए, जैसे स्टील के साथ, आयरन के साथ, कॉपर के साथ मिला दिया जाए, है ना। देखो कोरोजन नहीं होता इसमें। कंडक्टर ऑफ हीट है, बढ़िया मैलिएबल है, कन्वर्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं ना हम लोग, पर एल्यूमिनियम फॉइल में यूज नहीं करना चाहिए, पता है, क्योंकि जो इसके कुछ पार्टिकल्स है वो हीट होने के बाद स्प्रेड हो जाते हैं और फिर खाने में घुस जाते हैं, तो वो हमारे पेट में जाते हैं और एल्यूमिनियम कंटेंट हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अब इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, अभी मैंने बताया, यूटेंसिल्स, ठीक है, और वायर्स, यही सब बनता है, इनका बर्तन बनते हैं, जो हमारे घर में कुकर होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, समटाइम्स सिल्वर का होता है, एक्चुअली एल्यूमिनियम सिल्वर मिक्स होता है। एयरक्राफ्ट, जो तारे बनती है, जो घर में बिजली के लिए, देखो सब सिल्वर के बर्तन है, एल्यूमिनियम के बर्तन है ना। अब इसको पॉपुलैरिटी क्यों मिली? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट है स्टील का, कॉपर का, जिंक का, क्योंकि ये सब चीजें महंगी हैं, इनको बनाना महंगा है ना। देखो प्रोडक्शन में भी हमने क्या पढ़ा कि भैया कुकिंग कोल नहीं मिलता है, पावर प्रॉपर नहीं है, लेबर काम नहीं करती है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हमने पढ़े। बट इसमें तो इतना कुछ चाहिए ही नहीं, इसको हमें मतलब इतनी मेहनत इसमें करनी नहीं है। तो स्टील, कॉपर, जिंक, लेड की बजाय हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम, है ना, जो कि लाइट है, आरामदायक है, सस्ता भी है। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट जो है कंट्री में, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है? उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में और केरला में। तो ये कुछ स्टेट्स हैं। ये मैं बार बार आपको देखो प्रॉपर हर एक चीज का एक मैप प्रोवाइड करती हूँ, तो मैप को आपको दिमाग में छाप लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। कुछ भी आ सकता है भाई, जरूरी नहीं है आपको एक टॉपिक से रिलेटेड ही मैपिंग आए। बोल देंगे कि 1857 के टाइम पर जो एक लोकेशन लगाओ, ठीक है, और जो मिनरल्स की एक साइट लगाओ, ठीक है, फॉरेस्ट की एक साइट लगाओ, नेशनल पार्क्स की एक साइट लगाओ, 5 नंबर का अगर ये 7 नंबर का मैप आता, अलग अलग साइट दे देंगे, क्या करोगे? तो हर मैप को ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और फिर उसको मार्किंग करनी है। तो मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। 2008 और 9 में जो इंडिया था उसने प्रोड्यूस किया ओवर 15.29 लाख मिलियन टन ऑफ एल्यूमिनियम, काफी बड़ा अमाउंट था, ठीक है। बॉक्साइट जो कि रॉ मटेरियल है, जो कि बल्की होता है, डार्क रेडिश कलर का होता है, जो कि आप देख रहे हो, ठीक है, ये स्मेल्टिंग में यूज होता है। अब एल्यूमिनियम कैसे बनता है, इसका प्रोसेस भी हम यहाँ देखेंगे, बड़ा ही मजेदार है। हमें क्या चाहिए? 4 से 6 टन बॉक्साइट, 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट,
जिसे हमें मिक्स करना है किसके साथ, 2 टन ऑफ एल्यूमिनियम एल्यूमिना। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद हम क्या बनाएंगे, ये हमें क्या देता है, इट गिव्स अस 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि हमने मतलब 4 टन हमने बॉक्साइट लिया, 2 टन ऑफ एल्यूमिना लिया, तो हमें फिर 1 टन एल्यूमिनियम मिलेगा। तो मतलब हमने 6 टन मिनरल यूज किया, जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें सिर्फ 1 टन एल्यूमिनियम मिला। तो दिस इज मतलब हमें बहुत ह्यूज अमाउंट में छोटा सा नंबर बनाने के लिए काफी बड़े और काफी ज्यादा मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो इस तरीके से मिनरल्स एल्यूमिनियम बनता है। तो ये देखो साइंस का टॉपिक भी हो गया थोड़ा सा, और सोशल स्टडी का इसलिए हो गया क्योंकि लोकेशंस हमें यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, इसके फैक्टर्स हम लोगों को डिस्क्राइब करने हैं। ठीक है, अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग किस तरीके से की जाती है, चलो इसका भी प्रोसीजर समझते हैं। तो बॉक्साइट लेंगे, रॉ मटेरियल जो है बॉक्साइट क्वेरी है, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, फिर इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है शिप से या रेल से रिफाइनरीज तक। अगर रिफाइनरी तक भेजना है तो ये काफी हैवी होता है ना, बल्कि होता है, अभी हमने पढ़ा। तो इसको हाथों से तो भेजा नहीं जाएगा। फिर एल्यूमिना जो है उसको क्रश किया जाता है, ठीक है, और डिसॉल्व किया जाता है, और फिर एल्यूमिनियम रिफाइनरी में भेजा जाता है। इन दोनों को मिक्स कर दिया हम लोगों ने। मिक्स करने के बाद अब हमें क्या मिल रहा है, बल्क और शिप टू साइट ऑफ स्मेल्टर। मतलब बल्कि जो ओर्स होते हैं इनको शिप किया जाता है स्मेल्टर लोकेशन पे। कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फॉर फ्रॉम अ रिफाइनरी, सभी बच्चों को दिखाई दे रहा होगा होपफुली, है ना। मैं थोड़ा सा ऐसे साइड हो जाती हूँ, यू विल बी एबल टू सी। तो यहाँ पर जो कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक चाहिए होता है वो रिफाइनरी से लिया जाता है, और पिच फ्रॉम अ कोयलरी। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ कलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद जो एल्यूमिनियम स्मेल्टर होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर में उसको ऐड किया जाता है। फिर क्रायोलाइट ए और मोल्टन मेटल एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, देन उसके बाद अगेन स्मेल्टिंग की जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी कितनी चाहिए होती है हमें, 18,600। मैं साइड में लिख देती हूँ ताकि आपको दिखे। आई थिंक मेरे साइड से आपको दिख नहीं रहा होगा। 18,600 किलोवाट पर आवर पर टन ओर, यानी कि 1 टन के लिए इतनी पावर तो हम लोगों को चाहिए ही चाहिए, तब जाके एल्यूमिनियम हमें मिलता है। अब जो रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि अश्योर कर पाएगी जो रॉ मटेरियल है वो मिनिमम कॉस्ट पे ही हमें मिल जाए, है ना, लोकेशन पर ही मिल जाए और हमें नुकसान नहीं हो। तो दैट वाज द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस ध्यान से देखना, ठीक है। नहीं समझ आया तो मुझे ग्रुप पे मैसेज करना, मैं आपको वापस से वहां पर बता दूंगी। ठीक है, इमेज की मैं जो मतलब जो ये स्लाइड है इसकी इमेज मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। जो केमिकल इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग और डाइवर्सिफाइंग है। अब देखो हमने कौन कौन सी इंडस्ट्री पढ़ी, स्टील एंड आयरन पढ़ी, ठीक है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। अब हम आ रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री के बारे में, बट इसमें हम सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बहुत डाइवर्सिफाइंग है ये कंट्रीब्यूट करती है 3% ऑफ जीडीपी, यानी कि जो केमिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है आज के टाइम में। तो ये थर्ड लार्जेस्ट है एशिया में। तो एशिया में इज थर्ड लार्जेस्ट एंड ऑक्यूपाई द 12th प्लेस ऑन द वर्ल्ड फ्रॉम इट साइज। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 12th प्लेस पर आती है। इसकी बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, तेजी से मतलब रैपिड ग्रोथ हो रही है, हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। इनऑर्गेनिक मतलब केमिकलाइज्ड, एंड ऑर्गेनिक जो थोड़ा सा कम केमिकल उसमें होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चल रही है और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चल रहा है। इसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स है उसमें क्या क्या आता है, जैसे फर्टिलाइजर्स आते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं, प्लास्टिक आती है, एडहेसिव्स आते हैं जैसे हम फेविकॉल या फिर ग्लू बोलते हैं, पेंट्स के अंदर आता है ना। फिर डाइज आते हैं, जो हम डाई करते हैं, कास्टिक सोडा आता है, नाइट्रिक एसिड आता है ना, ऐश, सोडा ऐश आता है, एल्कलीज आते हैं, सेल्स वगैरह। तो ये जो इंडस्ट्री है, आप देखो इन सभी जो मैंने जितनी भी इमेज आपको दिखाई है सभी यूजफुल है कि नहीं, कहीं ना कहीं इनका काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये हमारी कंट्री में, इवन किसी भी कंट्री में वाइडली स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट है वो लोकेटेड होते हैं नियर ऑयल रिफाइनरी या फिर पेट्रोकेमिकल प्लांट। ठीक है, बेसिक केमिकल जो है वो एक प्रोसेस के अंदर जाते हैं ताकि उन्हें फर्दर प्रोड्यूस किया जा सके, उनके थ्रू दूसरे केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जा सके फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली और कंज्यूमर मार्केट। कि हम उसे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, कृषि के लिए यूज कर रहे हैं, या फिर हम डायरेक्ट हम लोगों के लिए मार्केट में भेज रहे हैं।
ठीक है। अब जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ किसके प्रोडक्शन का सेंटर है वो फर्टिलाइजर, जैसे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स है ना, जो हमें चाहिए होते हैं, अमोनियम फॉस्फेट ये हम लोगों को चाहिए होता है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो ये फर्टिलाइजर्स को कंबाइन किया जाता है, जिसे एनपीके हम कहते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटैश, जिसको हम लोग स्प्रेड करते हैं पूरे एग्रीकल्चरल लैंड पे, है ना, अपने खेतों में, और फिर वहां से जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई की जाती है। ये पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं एंड ऑल, कीटनाशक एंड ऑल, ये सब वीडिसाइड्स वगैरह, ये सभी चीजें होती हैं। तो इन कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं टू दी खेत, ठीक है। अब दी थर्ड, जो पोटैश है वो entirely इंपोर्ट किया जाता है, एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपोनेंट्स इन एनी फॉर्म। तो हमारे पास एक एलिमेंट नहीं है जिसे हम पोटैश कहते हैं, तो ये हमें टोटली बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर, ठीक है, नाइट्रोजीनियस, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर का थर्ड वो है प्रोड्यूसर। ये मैं इंक सारी हटा लेती हूँ। एट प्रेजेंट हम देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है, जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर है एट हजीरा गुजरात में, और फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो मतलब फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर है जो कि हजीरा में काम करता है, ठीक है। इसमें काफी सारे लोग भी इन्वॉल्व होंगे। जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत अच्छा मतलब एक मोड़ लिया हमारे देश में, और हमें एक बहुत ही अच्छा देश बनाया जो कि अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी फीड करा सकता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्री थी ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुई। तो इसने जो स्टेट्स थे जिन्होंने फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया, वो कौन सा था, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, है ना। तो ये सब देश थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। फिर इसमें आती है सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे घर बनते हैं, फैक्ट्रीज बनती हैं, ब्रिजेस बनते हैं, रोड, एयरपोर्ट, डैम, पता नहीं क्या क्या सब कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, जो कि आज के टाइम में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आज के टाइम में मेरे ख्याल से तो बहुत से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो रिक्रिएशन है वो बहुत जोरों से चल रहा है। हमें अपना जो देश है, अपना जो स्टेट है, जो भी इलाका है, हमें बहुत अच्छा बनाना है। बिल्डिंग देखो बन रही है, फैक्ट्रीज बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, है ना, रोड्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, इनमें सीमेंट लगता है। तो इस इंडस्ट्री को बल्कि और हेवी रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, है ना, एल्यूमिना, जिप्सम, ये सभी चीजें हम लोगों को चाहिए, ठीक है, जिससे सीमेंट बनता है। कोल और इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए होती है, क्योंकि आपको इसे भेजना है ना, ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी और उसे बनाने के लिए भी एक्चुअली कोल चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होती है, ताकि इसका प्रोडक्शन किया जा सके, है ना। सभी चीजें जब मिल रही हैं तो मिलके कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, जिस तरीके से स्टील बन रहा था, जिस तरीके से एल्यूमिनियम बन रहा था, ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्री है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात एंड हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्री। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ लोकेट किया है, ताकि यहाँ से जो पोर्ट्स बने हुए हैं, कांदला पोर्ट है ना, यहाँ से निकलकर इजीली जो गल्फ कंट्रीज है वहां तक हमारा सामान जा पाए, हमें बहुत ज्यादा जो एक्सपेंस है ट्रांसपोर्टेशन पे वो हमारा नहीं हो। तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ सेटअप हुआ, चेन्नई में 1904 में, ठीक है, 1904 में हमने किया। देखो यहाँ भी पोर्ट है, जहां पोर्ट वाली जगह है वहां पर हम कोई ना कोई नया बिजनेस सेटअप करते हैं। अब जो डी कंट्रोल है ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस 1989, जो अदर पॉलिसीज बनाई गई, जिससे जो सीमेंट इंडस्ट्री है बहुत मतलब जो रैपिड स्ट्राइड्स, कैपेसिटी, प्रोसेस टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, इसमें काफी चीजें बढ़ी, है ना। और इसका बढ़ना भी बहुत जरूरी था, नहीं तो प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो अब हमारे पास 128 लार्ज प्लांट है और 332 मिनी सीमेंट प्लांट है हमारे देश में, हमारी कंट्री में, ठीक है। और इंडिया जो है अब वैरायटी ऑफ सीमेंट्स को मतलब प्रोडक्शन उसका करता है, ठीक है। अब जो हम देखो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, ठीक है, तो हमें इम्प्रूवमेंट भी जरूरी है। तो इम्प्रूवमेंट इन दी क्वालिटी फाउंड इन दी प्रोड्यूसर रियलिटी अवेलेबल मार्केट इन, मतलब ईस्ट एशिया में हमारी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, मिडल ईस्ट में ज्यादा है, अफ्रीका में, साउथ एशिया में, है ना। यहाँ पर बहुत बड़ी डिमांड है हमारी, क्योंकि मार्केट्स काफी बड़ी, आप अफ्रीका देखो, इट्स अ बिग कॉन्टिनेंट, उसमें भी पता नहीं 50 प्लस कंट्रीज हैं,
50+ कंट्रीज अगर आपके सामान की डिमांड करें, मतलब भाई आप कुछ ना कुछ तो बढ़िया बना रहे हो, है ना? तो दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो हम बढ़िया कर रहे हैं, एफर्ट्स भी लगाए जा रहे हैं एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड पूरी करने के लिए, और उसके बाद हम बाहर भी सामान को भेज सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। तो यहाँ पर हमने मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को पढ़ा, बहुत डिटेलिंग था, बहुत अच्छा था। ये सभी चीजें ध्यान से पढ़ना, मैप्स अच्छे से पढ़ना। और यहाँ पर ही हमारा लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, इस लेसन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर।